हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। फिर से चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तो आप लोग एक बार ये बताइए कि कैसे क्या आपकी पढ़ाई चल रही है और आगे हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं, कैसे आपकी आगे की प्लानिंग है। तो एक बार जरूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे पे मुझे कांटेक्ट करके, मेरा नंबर आपको ये वीडियो के नीचे मिल ही जाएगा। तो बिना कुछ समय देरी किए चलते हैं अपने नेक्स्ट कोई टॉपिक की ओर। आज का अपना जो मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा अभी। तो प्लीज आप लोग ये बताओ कि ये जो मैं पिछले 5-7 या 10 रोज से जो भी डाल रहा हूँ मैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिल रही है या नहीं, या फिर हम ऐसे ही कुछ करते चले जा रहे हैं और आप लोगों को कुछ इससे फायदा ही नहीं हो रहा है। अगर कुछ ऐसी बात है तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई, तब तो फिर ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। तो जरूर आप लोग एक चीज बताओ कि इससे कुछ बेनिफिट होगा, और ऑब्वियसली भाई होगा, बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज 2-3 जो भी मतलब भाई आप लोग लेट से ज्वाइन करे हो, क्या रीजन है पता नहीं, बट अगर लेट से आप आए हो तो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि पहले भी बहुत सारे वीडियो गए हैं इसी चैनल के माध्यम से, और आगे भी बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं। जो अपना 12th में फरवरी में एग्जाम है, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं बहुत सारा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे, और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जरूर बताएं। तो चलते हैं आगे। पहले अपने टॉपिक पे आने से पहले 2 लाइन आपसे बात करूंगा, फिर हम लोग चलेंगे। कहते हैं मंजिलें मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही। क्या बोला कि मंजिलें मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही, ठोकरों से ना तू डर राही संभल तो सही। मंजिलें मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही, ठोकरों से ना तू डर तू सही संभल तो सही। बिन सफर के जिंदगी की राह अधूरी है, बिन सफर के जिंदगी की राह अधूरी है, मुश्किलों को दरकिनार कर निकल तो सही। तो ये 2-4 लाइन जो मैंने ये अभी पढ़ा, इसमें क्या एक संदेश दिया हुआ है कि आप भले ही कठिनाई कितनी भी हो, बट चलना तो पड़ेगा। अगर आपके पास सफर ही नहीं है तो फिर वो जिंदगी कुछ अजीब बोझल टाइप की आप कर सकते हो। तो आप लोगों के पास अभी वक्त है और आप लोग आगे निकल सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो। तो इन्हीं सब बातों को आगे करते हुए, और मैं अपने जो भी अपना एक टारगेट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं पहले से, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चलता हूं। पहला क्वेश्चन है, ये मैं 2022 का क्वेश्चन है वैसे। कहता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। मतलब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। किसका परिणाम होगा? अगर मूल्य में वृद्धि होता है, संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होता है, तो नॉर्मली संपत्ति अगर बढ़ता है तो आप डायरेक्ट समझो कि आपका एसेट अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो क्या होगा? अगर संपत्ति बढ़ेगा तो वर्तमान साझेदारों को क्या होगा? लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, ए में वर्तमान साझेदारों को लाभ, बी में वर्तमान साझेदारों को हानि, सी में वर्तमान साझेदारों को न लाभ और न हानि, और चौथा में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वर्तमान साझेदारों को लाभ ये होगा। उसके बाद, और ये मैं क्या करवा रहा हूं मैं आपका अकाउंट्स का पहला चैप्टर एनपीओ का वीडियो चला गया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो, वैसे एनपीओ का चला गया है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चला गया है, गुडविल वाला चला गया है, रेशियो का मैं करवाऊंगा, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसको मैं बोर्ड पे आके करवाऊंगा, तो वो अब आएगी। और उसके बाद जो 3 चैप्टर हैं, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये 3 चैप्टर का मैं ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूं, और ये आएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आएगा। तो ये पार्ट 1 चला गया और ये पार्ट 2 वाला होगा। तो ओवरऑल पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, आप सारा का सारा देख लेना। पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, या फिर चैप्टर वाइज जो गए हैं वो, तो सारा ही सारा आपके लिए कंपलसरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे पुराने साझेदार का विघटन हो जाएगा,
पुराने फर्म और साझेदारी, पुरानी साझेदारी का विघटन हो जाएगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी और इनमें से कोई नहीं। तो फर्म विघटन होगा, विघटन की बात ही नहीं कर रहा है, कहता है नया साझेदार अगर फर्म में आ रहे हैं तो फर्म विघटन क्यों होगा भाई। दूसरा दिया हुआ पुराने फर्म और पुराने साझेदार का विघटन होगा, तो पुराने का क्यों होगा, वो साथ में मिलकर काम करेंगे अगर नया आएगा तो। और सी बोलता है पुराने साझेदार का पुनर्गठित होगा। पुनर्गठित मतलब क्या, कोई अगर नया आता है तो उसको फिर से जो भी एडजस्टमेंट होता है वो करने के बाद फिर से बिजनेस वो पार्टनरशिप फर्म चलेगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन नंबर सी, पुरानी साझेदारी का पुनर्गठन होगा और इसको क्या बोले, पुनर्गठित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद कहता है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है कहाँ पे, वसूली खाता में हस्तांतरित करते हैं। जो भी मान के चलिए एसेट लायबिलिटी आप क्या करते हैं अपने लोग, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट रहा आपका, इसमें इस साइड में टोटल एसेट और इस साइड में लायबिलिटीज होती है और इसको कहां पे लेके चले जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाता है ना भाई। ऐसे ही कुछ आप लोग करते होंगे। तो क्या होता है, एसेट वाला जो भी आइटम होता है वो टू एसेट करके यहाँ पे आ जाता है और लायबिलिटीज वाला जो रहता है तो वो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये तो बैंक अधिविकर्ष भी लायबिलिटीज है तो वो कहां पर चला जाएगा, वसूली खाता में। उसके बाद कहते हैं किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण होने पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। साझेदार के अवकाश ग्रहण होता है तो उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसके भाग की ख्याति के साथ, दूसरा फर्म की ख्याति के साथ, तीसरा शेष साझेदारों की ख्याति के हिस्सा के साथ, और इनमें से कोई नहीं। तो किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है तो सिर्फ और सिर्फ फर्म का भी ख्याति नहीं जाएगा, किसी और पार्टनर का भी ख्याति नहीं जाएगा। कौन जाएगा, उसका जो पार्टनर मतलब शेयरिंग के हिसाब से जो भी गुडविल बनेगा तो उस गुडविल को उसके अकाउंट में जमा कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है। साझेदार अगर मर जाता है तो उसका मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है किसको, पूंजी खाते से, निष्पादक खाते से मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो किससे होता है, किसको हम भुगतान करते हैं, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट को भुगतान करते हैं। एग्जीक्यूटर पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट आप बनाते हो ना, तो वो उस एग्जीक्यूटर अकाउंट का हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटर अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। फर्म के समापन पर, अगर फर्म समापन होता है तो हम सब कौन सा अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा में पार्टनर कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैंक या कैश अकाउंट। तो ये बैंक या कैश अकाउंट बनता है। तो ये रही बात, तो बैंक या कैश अकाउंट सबसे लास्ट में कौन बनाएंगे हम, बैंक या कैश अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है किस अनुपात में, पुनर्मूल्यांकन खाता का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है किस अनुपात में हस्तांतरित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, समान अनुपात में और पूंजी अनुपात में। तो क्या हो जाएगा, जो पहले से चली आ रही है उसी अनुपात में हम क्या करेंगे, हस्तांतरित कर देंगे। तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। उसके बाद कहता है साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है। साझेदार द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन कब होंगे, 3/4 मेजोरिटी, आधे से ज्यादा, बहुमत के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बहुमत के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यह वसूली खाते के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है। वसूली खाते के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है। लाभ विभाजन अनुपात में किया जाता है, पूंजी अनुपात में किया जाता है, बराबर अनुपात में। तो बराबर तो तब होता है ना जब पार्टनरशिप डीड कुछ अगर नहीं बोलता है तो हम क्या करते हैं, बराबर अनुपात में बांट देते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बातें क्या हाँ लिखी होती है, डीड में लिखी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात में जो भी लाभ विभाजन अनुपात डिसाइड होगा उस लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर हम क्या करेंगे, उसके वसूली खाता जो भी लाभ हानि होता है उसको बांट देते हैं। उसके बाद फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। तो ऋण खाते को कहाँ हस्तांतरित करेंगे, साझेदार का ऋण है ये,
बैंक का डिफिकल्ट नहीं है, बैंक लोन नहीं है, किसी से और बाहर से आपने लोन नहीं ले रखा है, तो अगर बाहरी होता तो ये तो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी तो वैसे ये भी है, बट ये साझेदार का है, तो इसको आप पार्टनर लोन अकाउंट अलग से एक अकाउंट बनाओ और वहां पे लेके चले जाओ इसको। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कहते हैं वसूली खाता में, साझेदार के चालू खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के चालू खाते में, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। उसके बाद निम्न में से किसी वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता। लेनदार को नहीं किया जाता, देनदार को नहीं किया जाता, वसूली व्यय और नगद शेष। कहते निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता। किसको नहीं करेंगे हम, नगद शेष, क्योंकि रियलाइजेशन वसूली खाता में हम क्यों करेंगे भाई इसको, क्योंकि बैंक या कैश अकाउंट तो हम अलग से ही बनाते हैं ना एक अकाउंट, तो ये बातें हो गई। उसके बाद फर्म के विघटन पर किसी साझेदार द्वारा वसूली खाते चुकाने का कौन सी खाता डेबिट किया जाता है। वसूली खाता को अगर हम पे करेंगे तो कौन सी खाता डेबिट करेंगे, वसूली खाता को हम वसूली खाता में डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है विविध लेनदार 10,000 रुपया थे, उन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। तो विविध लेनदार मतलब अपना बैलेंस शीट में मान के चलो क्रेडिटर कितना था, 10,000 का क्रेडिटर था। कहता है 5% डिस्काउंट के साथ इसको आप पेमेंट करो, तो कितना हो जाएगा 10,000 का 5% कितना 500, तो आप 10,000 में से 500 माइनस कर दो, तो ये कितना उसको पेमेंट करोगे आप 9500 का आप पेमेंट करोगे उसको, ठीक है। डन है, चलते हैं नेक्स्ट। कहते हैं एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का हस्तांतरण किया जाएगा। एक साझेदारी फर्म के समापन मतलब वो खत्म होने की कगार पर है, तो समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का हस्तांतरण किया जाएगा। तो कहां पे करेंगे, वसूली खाता में करोगे, साझेदार के पूंजी खाता में करोगे, विविध देनदार खाता में करोगे, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें वसूली खाता में होगा, ठीक है। तो ये 2022 में इस 3 चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलते हैं आगे। कहते हैं विविध लेनदार 80,000 रुपया को 5% छूट पर वसूली की गई। देनदार है ये, लेनदार नहीं है, देनदार है। इसको मैं एक बार फ्रेश कर देता हूं। क्या है ये, विविध देनदार 80,000 रुपया को 5% छूट पर वसूली की गई। तो 80,000 का 5% निकाल दो, 80,000 गुने 5% तो 840, 2 शून्य काटो आप और 2 शून्य डालो, तो 4,000 रुपया हो गए। तो उस पेमेंट उसको मिला कितना होगा, तो 80,000 का माइनस 4,000 तो कितना 76,000 उसको पेमेंट मिला होगा, ठीक है। डन है ये, चलते हैं आगे। कहता है वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदार में बांटा जाता है। वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदार को किस अनुपात में बांटेंगे, वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदारों के किस अनुपात में बांटेंगे। क्या है, वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है। तो लाभ हानि अनुपात में वसूली खाता से लाभ हानि तो उसको किस हिसाब से बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। जो भी लाभ हानि अनुपात हमें अपने का पहले से चला आ रहा होगा उस अनुपात में हम इसको बांट देंगे। 1 मिनट मेरे को टाइम देना भाई। चलिए तो हम आते हैं वो 23 का, सॉरी 22 का हो गया और ये 21 वाले पे आ जाते हैं हम। कहते नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर क्या होता है, पुरानी साझेदारी क्या होती है, पुनर्गठित होती है।